नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का योजना के यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आज हम लोग डिस्कस करेंगे रूस यूक्रेन वार पे एक डिटेल एनालिसिस। एक्चुअली आज 8 दिन हो चुके हैं लगभग इस युद्ध को, और इस पे क्या है कि बेसिकली यह जानना कि क्या क्या चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि इनके बीच, रूस और यूक्रेन के बीच क्यों है विवाद, क्यों है विवाद, ये इस पे हम लोग बात करेंगे। और इसके अलावा इसमें जो नाटो देश चर्चा में आ रहा है, तो क्या है नाटो, नाटो देश क्या है, नाटो कंट्रीज क्या है, इस पे हम लोग बात करेंगे। उसके अलावा कि ये युद्ध क्या है, इसके पूरे इतिहास के बारे में जानेंगे, आखिर में है क्या पूरा मामला, हिस्ट्री क्या है इनकी, यूक्रेन रूस की हिस्ट्री क्या ही मतलब क्या है, क्या हुआ, क्या क्या चीज़ें, ये देखेंगे। उसके बाद इसमें हम ये भी देखेंगे कि इसमें अमेरिका का क्या रोल है, अमेरिका का क्या रोल है। और अमेरिका के बाद हम देखेंगे इसमें भारत के बारे में भी कि भारत, तो इसमें किसका क्या रोल है, किस तरीके से, ये हम लोग देखेंगे आज। डिटेल एनालिसिस, रूस यूक्रेन वार क्यों हुआ, नाटो क्या है, इतिहास क्या है, क्या क्या चीज़ें। तो अगर हम इसमें बात करें, आप ये देख रहे होंगे मैप में, ये है आपका रसिया, ये है आपका यूक्रेन, और ये जो इधर उत्तर पूर्व का भाग, अगर आप मैप से समझे तो जो यूक्रेन के इधर यानी कि पूर्व में जो भाग है, यूक्रेन के पूर्व में ईस्ट में है आपका रसिया, और इधर आप जो देखें तो ये उत्तर और ये पूरा पश्चिम भाग, उत्तर पश्चिम भाग में पूरा क्या बसा हुआ है, पूरे यूरोपीय कंट्री है ये पूरे यूक्रेन के इस भाग में ये सब जो है ये पूरे यूरोपीय कंट्री हैं, यूरोपीय देश जो इसके उत्तर और पश्चिमी भाग में है, उत्तर और पश्चिमी भाग में। और पूर्व में कौन है, पूर्व में है इसके रसिया, यूक्रेन के पूर्व में रसिया बसा। वो आप देख रहे होंगे यूक्रेन की स्थिति क्या है, किस तरीके से आप यहाँ पे मैप में ये भी समझे तो इसका कितना सारा हिस्सा अगर देखें तो यूरोपीय कंट्री से भी टच करता है यूक्रेन का, और यहाँ पे आप इसमें देखें तो रसिया से भी कितना ज़्यादा हिस्सा इसका टच करता है। तो अब क्या है कि अगर हम इसकी बात करें थोड़े से इसके इतिहास की, थोड़े से इसके हिस्ट्री की, तो थोड़ा सा अगर आप समझे तो 1991 के दौर को, 1991 के पहले क्या था, ये जो दोनों देश थे रसिया और यूक्रेन, ये क्या है कि यूएसएसआर में शामिल थे। किसमें, यूएसएसआर, ये दोनों देश इसमें शामिल थे। मतलब यूएसएसआर जो है इसका फुल फॉर्म है, हिंदी में हम इसको सोवियत संघ कहेंगे और इंग्लिश में कहेंगे यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। और इसमें तकरीबन यूएसएसआर में 14 देश शामिल थे उस समय, 14 देश। और इस यूएसएसआर का गठन 1917 में हुआ था, 1917 में इसका गठन हुआ था, और उस समय इसमें 14 देश शामिल थे, और इस 14 देशों में रसिया और यूक्रेन भी थे। अब ज़्यादा डिटेल हम लोग यूएसएसआर पे नहीं जाएंगे कि गठन हुआ क्या, बस इतना ध्यान में रखेंगे, इसका गठन हुआ 1917 में, और इसे कहा जाता है सोवियत संघ। ठीक है, हिंदी में से सोवियत संघ, इंग्लिश में यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। और ये क्या है, 1917 में गठन हुआ, और इसमें 14 देश थे टोटल यूएसएसआर में, और रसिया और यूक्रेन भी इसका भाग थे। अब क्या हुआ, बात है 1991 के पहले, ठीक है, 1991 के पहले। तो 1991 में क्या होता है, यूएसएसआर का विघटन हो जाता है, विघटन यानी कि टूट जाता है, यूएसएसआर अलग हो जाता है, यहाँ पे विघटन हो जाता है। तो फिर इसमें 14 देश थे, अलग अलग स्वतंत्र देश होते हैं, और उसी स्वतंत्र देशों में एक देश स्वतंत्र होता है रूस, और एक यूक्रेन। ये दो देश भी यूएसएसआर से अलग होते हैं 1991 में। ये ध्यान में रखिएगा आप लोग, ये इनका बेसिक है। और ये जब अलग होते हैं तब आप देखते हैं, आपको पता है कि रसिया बहुत बड़ा देश है, रूस इनफैक्ट वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंट्री है, विश्व में सबसे बड़ा देश है रूस, और उसके सामने यूक्रेन बहुत ही एक छोटा सा देश है। ठीक है, तो ये इसका बेसिक इतिहास है कि ये सब यूएसएसआर में शामिल थे, और वहीं से जब 1991 में विघटन हुआ तो ये दोनों देश अलग हुए। अब ये जो यूक्रेन और रूस है, इनका जो रिश्ता है ना, ये बहुत पहले से ही खराब रहा है। क्यों खराब रहा है, किस तरीके से खराब रहा है, यहाँ पे आप समझते हुए चलें।
कि इनका रिश्ता क्यों खराब, क्या बातें थी, क्यों। और ये आज की बात नहीं है कि आज ये अचानक हुआ और अचानक इस तरीके से लड़ाइयाँ वगैरह होने लगी। इनका रिश्ता खराब कैसे हुआ? तो ये जो यूक्रेन है ना, यूक्रेन में बहुत ज़्यादा नेचुरल गैस है, प्राकृतिक गैस का यहाँ पे भंडार है। यूक्रेन में बहुत ज़्यादा क्या है? प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस। यूक्रेन में बहुत ज़्यादा नेचुरल गैस पाए जाते हैं। अब देखिए आप, ये इधर से पूरे यूरोपीय कंट्रियों से भी सटा हुआ है और इधर रसिया पे। और रसिया हमेशा कहता है कि यूक्रेन हमारा पार्ट है, और रसिया हमेशा यूरोपीय कंट्रियों पे इल्ज़ाम लगाता है, खासतौर से अमेरिका वगैरह पे, वो इस पे कब्जा करना चाहते हैं कि ताकि इसके जरिए ये जो नेचुरल गैस है, प्राकृतिक गैस है, इस पे उनका कब्जा हो जाए। और अमेरिका ये चाहता है कि इस पे रसिया कब्जा न कर सके और ये प्राकृतिक गैस उसका हो जाए, और ये भी उस पर इल्ज़ाम लगाता है और ये भी उस पर इल्ज़ाम। और बेसिकली क्यों ये लोग लगाते हैं? प्राकृतिक गैस की वजह से। क्योंकि आप देखें यहाँ पर जो यूक्रेन का भी हिस्सा है कितना ज़्यादा पश्चिमी यूरोपीय देशों से लगा हुआ है, इस वजह से ये लोग भी चाहते हैं कि यूक्रेन पे इनका अधिकार हो जाए। जैसे अभी हम आगे नाटो की बात करेंगे तो उस पर समझेंगे कैसे। और इसी तरीके से रसिया भी चाहता है कि रसिया का ये कहना है कि हमारा हिस्सा है और अमेरिका इस पर कब्जा करना चाहता है। इस वजह से ये विवाद आज से नहीं, बहुत पहले से चला आ रहा है। तो यही सब दावा करते हुए रूस ने क्या किया? रूस ने तकरीबन 2014 में, ऐसे ही बातें दावे होते रहे इसको लेकर के, रूस ने क्या किया कि 2014 में, कब? 2014 में आप ये देख रहे होंगे इस मैप में, एक यूक्रेन के नीचे एक छोटा सा ये पार्ट है, छोटा सा जगह है जिसका नाम है क्रीमिया। अब देख रहे हैं ना ये क्रीमिया। तो 2014 में क्या हुआ कि रूस ने क्रीमिया पे कब्जा कर लिया, इसी क्रम में यही सब बात दावा करते हुए, क्योंकि ये छोटे छोटे विवाद बहुत पहले से चलते आ रहे थे, ये ध्यान में रखेंगे। और जब ये रसिया क्रीमिया पे कब्जा करता है तो उस समय अमेरिका में बराक ओबामा वहाँ के प्रेसिडेंट थे, और खैर यहाँ पे रसिया पे तो पुतिन ही थे उस समय भी। और ये उस समय क्या करता है कि कब्जा कर ले लेता है क्रीमिया पे। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे, आपको ये आसानी से नज़र आ रहा होगा, ये भाग है क्रीमिया, ये वाला जो एरिया है। तो यहाँ पे ये 2014 में, कब? 2014 में। अब यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि क्या जब रूस है वो जब क्रीमिया पे कब्जा कर लेता, वैसे थोड़ी ना कि भाई आप उठे और किसी भी जगह पे जाके कब्जा कर लेंगे। तो रसिया जब क्या क्रीमिया पे कब्जा करता है तो क्या बाकी देश जो और थे वो क्या चुप बैठे थे, या ऐसे ही चीज़ें चल रही थी कि कोई भी जाएगा कहीं भी कब्जा कर लेगा? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। जब रसिया 2014 में इन्हीं सब बातों पे जब आपसी विवाद चल रहा था यूक्रेन को लेकर के कि अमेरिका ये चाहता था कि रसिया कब्जा ना कर सके, रसिया ये चाहता था कि वो ना कब्जा कर सके, क्योंकि जो बेसिक मुद्दा था वो था इन प्राकृतिक गैसों का मुद्दा। जो नेचुरल गैस है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे पाए जाते हैं। अब क्या हुआ, जब रसिया ने 2014 में क्रीमिया पे कब्जा कर लिया तो क्या हुआ? क्या कब्जा करने के बाद चीज़ें ऐसे ही रहीं? नहीं। जब वो कब्जा किया तो पहले क्या था रसिया, आप G8 कंट्रीज के बारे में सुने होंगे, ग्रुप्स ऑफ 8 कंट्रीज के बारे में। तो इन ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज में आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसमें पहले रसिया भी आता था, रसिया भी ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज में आता था। तो क्या हुआ कि 2014 में ही जब ऐसा रसिया ने किया, रसिया ने वहाँ पे जाके हमला किया, मतलब क्रीमिया पे जब कब्जा कर लिया, तो ये जो ग्रुप 7 वाले ये देश हैं, ये क्या करते हैं, पहले G8 था ये देश, इसको रसिया से बाहर कर देते हैं। रसिया को क्या करते हैं, यहाँ से बाहर कर देते हैं। तो फिर G7 हो जाता है ये देश। पहले G8 था, तो ये सभी देश मिलकर इस ग्रुप से रसिया को बाहर निकाल देते हैं 2014 में ही। क्यों निकालते हैं? क्योंकि उसने जा करके क्रीमिया पे जबरदस्ती कब्जा कर लिया था। और ये जो हम देख रहे हैं ये बेसिक चीजें हैं जो इस मुद्दे के इतिहास क्या है, आखिर में क्यों हुआ मुद्दा, क्या चला। तो इन्हीं सब के दरमियान जब रसिया क्रीमिया पे कब्जा करता है तो क्रीमिया पे कब्जा करने के एवज में उसे क्या भुगतना पड़ता है, को G8 की सदस्यता खो देता है, उसे G8 से बाहर निकाल के फेंक दिया जाता है, उसे ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज से हटा दिया जाता है। जो सारे देश हैं इसमें G8 में थे, ये मिल के इसको हटा देते हैं। तो फिर 2014 से ये G7 देश ही हो जाता है। यहाँ पे आप देख लेंगे G7 में कौन कौन है, जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, जापान, इटली, US। 2014 के पहले तक रसिया भी था, लेकिन क्रीमिया विवाद की वजह से इसे उससे निकाल करके बाहर कर दिया जाता है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर उसी मैप पे हम वापस आए दोबारा,
तो अगर आप यहाँ पे ये देखें कि ये जो हिस्सा है यहाँ पे, एक सेकेंड, अब आप यहाँ पे ये देखें कि यूक्रेन से सटा हुआ उस साइड पूरा रूस है और यूक्रेन का एक हिस्सा जो रूस से सटा हुआ है। जैसे आप ये देखें कि आप ये जो देख रहे हैं ना, ये दोनों हिस्सा जो है किसका हिस्सा है? ये हिस्सा है आपका यूक्रेन का, जो कि बिल्कुल रसिया से टच है। बिल्कुल क्या है? लुहांस्क और डोनेत्स्क, ये जो दोनों एरिया है ना, ये बिल्कुल आप देख रहे होंगे ये रसिया से टच है। अब उसके बाद क्या हुआ? ऐसा नहीं हुआ कि 2014 में जब इसको G8 से बाहर कर दिया गया तो ये शांत बैठा। इसने धीरे धीरे और भी चीज़ें की। इसने क्या किया कि अब यहाँ पे मेन बात समझे, ये जो यूक्रेन का ये जो पूर्वी भाग है जो रसिया से बिल्कुल टच है, यहाँ पे दो जगह है, डोनेत्स्क और लुहांस्क। मतलब ये जो रीजन आता है, इस रीजन को, ये जो रीजन आता है ना, इस रीजन को क्या कहा जाता है? इस रीजन को, ये जो रीजन है जहाँ पे डोनेत्स्क और लुहांस्क हैं, ये डोनबास रीजन कहा जाता है। इस रीजन का क्या नाम है? डोनबास रीजन। और ये जो डोनबास रीजन है, तो यहाँ पे डोनबास रीजन में जो लोग रहते हैं, ठीक है ना, रसिया हमेशा शुरू से कहता है, आप देख रहे हैं रसिया है, यूक्रेन, ये पूरा डोनबास का जो रीजन है, ये जो दोनों देशों के रीजन को मिला के ध्यान में रखेंगे, इसे डोनबास रीजन के कहते हैं। और रसिया शुरू से कहता है कि यह रीजन हमारा है और यहाँ के लोग भी, रसिया तो कहता है कि ये वाला रीजन इसी का है। और इस रीजन में, डोनबास रीजन में जो लोग रहते हैं, है ये हिस्सा यूक्रेन देश का, लेकिन ये रसिया से सटा हुआ है। तो यहाँ के जो लोग भी हैं उनका यह मानना है कि ये भी यह चाहते हैं कि ये रूस में ही शामिल हो जाएं, डोनबास रीजन वाले ही शामिल हो जाए, क्योंकि ये जो है ना, ये यहीं के मूल निवासी हैं। ये मतलब ये बेसिकली एकदम सटा हुआ है। तो कुछ रसियंस भी हैं, इनकी बोलचाल, भाषा, खान पान ये सब रसियंस की तरह ही है। तो ये लोग भी खुद चाहते हैं कि हम रसिया में शामिल हो जाएं, और इस वजह से इन लोगों की खुद ही यूक्रेन से लड़ाई चलती है। यानी यूक्रेन की यूक्रेन से ही लड़ाई चली आ रही उसी समय से, पहले से। मतलब ये शांत नहीं बैठा, इस एरिया पे कब्जा किया, और इस एरिया में ये अलगावादी हैं जो चाहते हैं कि हम यूक्रेन से अलग होके खुद इसमें शामिल हो जाए रसिया में, और रसिया भी इन लोगों का सपोर्ट कर रहा है। ये ध्यान में रखेंगे। जो डोनबास रीजन है, यहाँ पे लोग चाहते हैं कि ये भी अलग होके रसिया में शामिल हो जाए, और रसिया भी उनका सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ये है यूक्रेन का हिस्सा। अब क्या हुआ? अब आपस में यूक्रेन और यूक्रेन में ही लड़ाई चल रही है, आपस में ही इन अलगाववादियों से। अलगाववादी जो अलग होना चाहते हैं, ये जो डोनबास रीजन का हिस्सा है, और जो मेन यूक्रेन है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे 2014 से लेकर के सब ऐसी चीज़ें, इनकी आंतरिक लड़ाई आपस में ही, इनका गृह युद्ध चल रहा है। और इस आंतरिक लड़ाई में अगर आप समझें तो एक मोटा मोटी अनुमान है कि तकरीबन यूक्रेन के 6000 से भी ज़्यादा सैनिक इस आंतरिक लड़ाई में मारे गए हैं, और तकरीबन 5600 या 5700 के आसपास ये जो डोनबास एरिया है इनका भी, क्योंकि हमेशा अलगाववादी की तरह रहे हैं और यूक्रेन से ही हमेशा संघर्ष करते रहे हैं कि हम रसिया में शामिल होना चाहते हैं, और रसिया भी इनका इसी मामले में सपोर्ट भी करता है कि हमारा रीजन है और हम इसको अपने में शामिल कर लेंगे। जिस तरीके से उसने 2014 में क्रीमिया को शामिल कर ले लिया था, वहाँ पे जाकर के कब्जा कर ले लिया था, उसी तरीके से। अब देखो, अब कोई भी जो देश है ना, वो यह नहीं चाहता कि उसका विघटन हो, वो टूटे। यूक्रेन एक छोटा सा देश है रसिया के सामने, उसकी जो औकात है बहुत ही छोटी है, और रूस जो है बहुत बड़ा देश है, पावरफुल है, उसके पास हथियार हैं, और यूक्रेन के पास ऐसा उस रूस की तरह ऐसी चीज़ें कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या हुआ? तो फिर यूक्रेन को सपोर्ट मिले, इसलिए यूक्रेन को सपोर्ट दिया जाए। इस वजह से यूरोप के वे देश, ठीक है, यूरोप के जो देश हैं वो ये चाहते हैं कि, जैसे हमने बताया था कि ये जो उत्तरी पूर्वी भाग है सब यूरोपियन कंट्री हैं इधर, तो ये लोग ये चाहते थे कि जैसे हम नाटो में शामिल हुए हैं, उसी तरीके से यह आकर के, यानी यूक्रेन आकर के किसमें, नाटो में शामिल हो जाए। ऐसा यूरोपीय देश भी चाहते हैं कि नाटो में शामिल हो जाए। अब यहाँ पे अगर आप ये समझें कि नाटो क्या है नाटो कंट्रीज, तो अगर हम नाटो कंट्रीज की बात करें तो नाटो जो है ना, वो तकरीबन 30 देशों का समूह है, 30 देशों का समूह है, ठीक है। और इस पे क्या है, नाटो का अर्थ क्या है कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना हुई थी नाटो की 4 अप्रैल 1949 को, 1949 को,
इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो मुख्यालय है नाटो का, इसका मुख्यालय है कहाँ? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स कहाँ है? बेल्जियम में। इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स बेल्जियम। यहां पे इसका मुख्यालय है। तो नाटो के बारे में ये देखेंगे, 30 देशों का एक समूह है और 4 अप्रैल 1949 के इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम। अब देखो बेसिकली यहाँ पे बात क्या है, ये जो देश हैं नाटो कंट्रीज, जो नाटो कंट्रीज हैं, इनका, इन देशों का यह कहना है कि इन जो ये ट्रीटी हुई है, जो ये जो संधि है, इसके तहत क्या है कि जो अगर कोई बाहरी देश इन नाटो देशों पर हमला करता है, नाटो में से किसी भी देश में जो 30 देश शामिल हैं उनमें अगर किसी पर हमला करेगा तो, और अमेरिका भी इसमें शामिल है, और आपको पता है कि अमेरिका विश्व में सबसे पावरफुल है, तो इनका यह मानना है कि जो हमारे ऊपर हमला करेगा, इसका मतलब वो अमेरिका के ऊपर हमला करेगा और अमेरिका हमें उससे बचाएगा। और सबको पता है पूरे देश में कि अमेरिका सबसे पावरफुल है और वो उनको सुरक्षा प्रदान करेगी। तो ये जो नाटो कंट्रीज थी ना, यूरोपीय देश जो इसमें शामिल थे, ये भी चाहते थे कि यूक्रेन जो है वह नाटो में शामिल हो जाए। अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाएगा तो क्या है कि रूस उस पर फिर भविष्य में कभी भी कब्जा नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर वो नाटो में शामिल हो जाएगा तो उसको सबसे पहले अमेरिका से मुकाबला करना पड़ेगा, और अमेरिका से मुकाबला करना बहुत ही टफ है, क्योंकि वो रसिया उस पर कभी भी हमला नहीं करेगा, क्योंकि बहुत पावरफुल है। तो ये यूरोपीय कंपनी चाहते थे कि नाटो में आ जाए, और रूस ये चाहता था कि यूक्रेन जो है वो कभी भी नाटो में शामिल न हो, और ऐसा वो करता उसके पहले ही ये लोग इसका बैंड बजा दिए। खैर आगे देखें तो क्या है कि 2014 में जब क्रीमिया पे कब्जा किया ये कि क्या नाम है रसिया, तो उसके बाद धीरे धीरे इसने जो यूरोप से सटे हुए देश हैं, जो हमने अभी पीछे वाले मैप में देखा था, उन पे क्या है कि इसने धीरे धीरे चढ़ाई करनी शुरू कर दी। तो उस समय यूरोप के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे वो बहुत जल्दी मतलब जब ये 2014 के आसपास जब इन सब एरियाज में कि कब्जा करेंगे और क्रीमिया में जब कब्जा कर लिया, तो उस समय जो यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति थे ना, वो जल्दीबाजी में हो गए कि नहीं अब हमें जल्दी से जल्दी कि किसमें नाटो में शामिल हो जाना है और हम नाटो में शामिल हो जाएं। और इससे पहले उन्होंने ऐसी जल्दीबाजी नहीं दिखाई, क्योंकि कोई भी देश नहीं चाहता है कि आपस में लड़ें, सुलझ जाए चीज़ें, तो उन्हें लगा कि चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। लेकिन 2014 में क्रीमिया के बाद जब धीरे धीरे वो और भी क्षेत्रों पर रसिया कब्जा करने लगा या उनका सपोर्ट करने लगा इन अलगाववादियों का, तो फिर इनको लगा कि अब मैं जल्दीबाजी में हमें उसमें शामिल हो जाना चाहिए नाटो में। और ऐसा नहीं है, ये लोग अब सोच रहे थे शामिल होना, रूस जो है हमेशा इन पे नज़र रखे हुए था कि ये कभी भी शामिल ना हो पाए, और शामिल ये जैसे हो, मतलब जब भी शामिल होना चाहे उसके पहले ही हम इस पर कब्जा कर लेंगे। तो ऐसे निगरानी रसिया क्या है कि यूक्रेन के ऊपर रखा हुआ था कि अगर ये नाटो में शामिल हो जाता तो फिर रसिया को प्राकृतिक गैस मिलना बंद हो जाता। ये भी सबसे बड़ा पॉइंट था, क्योंकि रसिया और अमेरिका का आपको पता है शुरू से 36 का आंकड़ा चल रहा है, और जितने भी नाटो देश हैं उन सबका सपोर्ट कौन करता है? अमेरिका करता है। तो इस वजह से, ठीक है ना, तो इसी वजह से जितने भी नाटो देश हैं इन सबका सपोर्ट अमेरिका करता है। अगर ये शामिल हो जाता यूक्रेन, तो क्या होता कि इनको, रसिया को प्राकृतिक गैस में मिलना बंद हो जाता। मतलब जो भी मेनली लड़ाई है वो है किसको लेकर के? प्राकृतिक गैस को लेकर के। यूरोप चाहता है कि ये नाटो में आ जाए, शामिल हो जाए यूक्रेन, तो हमारा हो जाए। रसिया चाहता है कि वो शामिल ना हो पाए और हम इस पे कब्जा बनाएं। अब थोड़ा सा अगर हम और इसके पहले की थोड़ा सा बात करें तो क्या है कि जब डोनाल्ड ट्रंप थे अमेरिका के प्रेसिडेंट, तो उस समय क्या हुआ कि क्योंकि देखिए मामला 2014 से ही चला आ रहा है धीरे धीरे, और अमेरिका हमेशा कहता था कि नहीं आ जाओ, सपोर्ट करेंगे वगैरह वगैरह। तो जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे ना, तो वो ज़्यादा कुछ यूक्रेन के लिए कर नहीं पाए, और जब कर नहीं पाए और फिर उनकी सरकार चली गई, फिर जो अभी तत्कालीन राष्ट्रपति हैं अभी के जो बाइडेन, उन्होंने ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए क्योंकि वो रसिया से डरते थे। ऐसा कुछ करके उन्होंने बयानबाजी भी करी, और जब वो शपथ ले रहे थे, क्या नाम है, जो बाइडेन, तो इन्होंने बाइडेन राष्ट्रपति बनते ही रूस के खिलाफ भी और पुतिन के बारे में भी
बहुत ज़्यादा गलत सलत बयानबाजी की। खैर ये सब आपने उस समय न्यूज़ में सुना भी होगा, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ के लिए। तो आपको ये पता है कि अमेरिका और रूस का शुरू से ही 36 का आंकड़ा चला आ रहा था, और यूक्रेन को ये भी लगा कि जो 36 का आंकड़ा चल रहा है, और जब बाइडेन के बनने के बाद जो इन लोगों के बीच आपस में तनातनी का माहौल बना हुआ है, इसका यूक्रेन ने सोचा कि फ़ायदा उठाया जाए और रूस से बचने के लिए अभी अब नाटो में शामिल हो जाया जाए, जो उस समय नहीं हो पाया क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप उस समय ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए और बाइडेन आया, तो ये सब सारी चीज़ें हुई। तो अभी जब देखा कि जब बाइडेन के बनते ही, जो मैंने अभी बताया कि उन्होंने बहुत बयानबाजी पुतिन के बारे में की कि पुतिन भी कुछ, तो ये सब जो तनातनी का माहौल चल रहा था, इसी तनातनी का माहौल का फ़ायदा उठाने के लिए यूक्रेन ने सोचा कि वो शामिल हो जाए नाटो में। और यूरोपीय देश भी चाहते थे कि आ जाए नाटो में, कि क्या नाम है आपका, यूक्रेन, और नेचुरल गैस का हम भी यूज करें, और रूस ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। मतलब मेनली जो बेसिकली मुद्दा है वो यहाँ पे पाए जाने वाले प्राकृतिक गैस का ही मुद्दा है, जिस वजह से यह मामला बरसों से चला आ रहा है। अब रूस ने भी कहा, अब रूस भी इस सब से बहुत तंग आ गया कि ये सब चीज़ें हैं, तो रूस ने भी ये कहा क्योंकि जिसको जो करना है कर लो, सेना मेरी है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और इन लोगों से कैसे निपटना है ये मुझे पता है और मैं उनसे निपट लूँगा। ऐसा करते हुए जो पुतिन है वो धीरे धीरे अपनी सेना को आगे बढ़ाने लगे, जो अभी अब हाल फिलहाल के परिदृश्य में हम लोग आते हैं। और सेना जब आगे बढ़ने लगी रूस की, तो अब अफवाहें होने लगी कि नहीं, मीडिया आपको पता है किस तरीके से चीज़ों को बाहर करती है। तो जो बाइडेन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने क्या किया कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यूक्रेन के ऊपर 16 फरवरी को हमला होगा और ये हमला रसिया करेगा। तो ऐसा करने से अब, और उसने बताया कि आपके ऊपर हमला होगा और ऐसा रसिया करेगा, और इनफैक्ट उन्होंने ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दी। तो हुआ क्या, तो पुतिन थोड़ा सा यहाँ पे अपना दिमाग लगाए। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 16 को हमला किया ही नहीं, 16 फरवरी को हमला किया नहीं, और इन्होंने ऐसा कहा, वहाँ पे उन्होंने ऐसा खबर फैला दी पुतिन ने कि हमारा कब्जा करने का कोई इरादा नहीं है, हम यूक्रेन पे कब्जा नहीं करेंगे, हमारी सेना वापस जा रही है, ऐसा कह दिया। और सेना वापस आने लगी, और मीडिया में भी अफवाह हो गई कि नहीं, अब रसिया की सेना वापस जा रही है, वो कब्जा करने के इरादे से नहीं है। तो यूक्रेन ने भी जो अपनी सेना बॉर्डर पर लगाई थी, तो यूक्रेन भी धीरे धीरे वापस ले गया। तो ऐसे करते करते तकरीबन 5 से 6 दिन बीत गए, और लोगों को लगा कि नहीं, अब ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि 5-6 दिन, 16 फरवरी के बाद 5-6 दिन तक पुतिन शांत रहे। फिर क्या हुआ, 5-6 दिन बाद पुतिन ने फिर अचानक हमला कर दिया। जो अभी ये युद्ध चल रहा है, तो ये अब देखो, अब हमला हो गया। आपने इतिहास देखा, मुद्दा क्या था, कैसे कैसे क्या चीज़ें हुई। ट्रंप के सामने कुछ नहीं हो पाया। जब बाइडेन आए तो उस छिटाकशी का जो बयानबाजी है उसका फ़ायदा यूक्रेन उठाना चाहा, तो हमेशा रसिया नज़र बनाए रखा है कि नहीं, हम ऐसा होने नहीं देंगे, इसलिए उसने अपनी सेना आगे बढ़ाई कि ऐसा लग रहा था कि अब नहीं तब नाटो में शामिल हो जाएगा। तो ये सब सारी जब ऐसी चीज़ें हुई, तो रसिया ने भी यहाँ कह दिया कि हम हमला नहीं करेंगे, सेना पीछे ले जा रहे हैं। ऐसा करते हुए 5-6 दिन और 16 फरवरी के बाद शांत रहा, फिर अचानक उसने हमला कर दिया। और जैसे ही हमला किया तो अब यूक्रेन की हालत ख़राब, और फिर यूक्रेन है कि लोगों से मदद, अब क्योंकि नाटो में शामिल होना था, वो हो नहीं पाया था, तो उसने बाइडेन से, अमेरिका से मदद मांगी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि उस समय फिर बाइडेन ने हाथ खड़ा कर दिए, केवल बयानबाजी की है। अभी भी देश यही कर रहे हैं कि हम मदद कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा करेंगे, अभी भी बात केवल करेंगे पे ही है। तो यूएसए, तो बाइडेन भी ये सोच रहे होंगे कि अब 2 देश लड़ रहे हैं, तो हम अपनी सेना का, अपने सैनिकों का जान के नुकसान में डालें, ऐसा करके उन्होंने सेना नहीं भेजा होगा। और उन्होंने कुछ लेकिन बयान जरूर जारी किए इस दौरान। उन्होंने कहा कि हम यूक्रेन के साथ हैं, अगर रूस हमला नहीं रोकेगा, अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है अगर उसका पालन नहीं करेगा, तो उसके जितने भी बैंक के ट्रांजैक्शन है हम उसे रोक देंगे। इनफैक्ट कुछ को रोका भी गया है, और उनका जो भी पैसा हमारे पास है हम जब्त कर लेंगे, और ये सब वगैरह वगैरह उन्होंने बयान दिए। लेकिन ये सब तो बयानबाजी है। लेकिन हुआ क्या, मामला अभी गंभीर, युद्ध चल ही रहा है, और यूक्रेन को ऐसा लग रहा था शुरू से कि अगर ऐसा कुछ होगा तो अमेरिका हमारा साथ देगा। लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे हुआ नहीं, कि किसी भी नाटो कंट्रीज ने भी उसका साथ नहीं दिया। बयानबाजी तो सबने की कि नहीं, हम इसका साथ देंगे, और लेकिन अभी तक साथ इसका किसी ने दिया नहीं। 8वां दिन, 8 दिन युद्ध के हो चुके हैं। तो ये पूरा इस तरीके से एक सिनेरियो था जो हुआ। अब भारत ने इसमें क्या किया, भारत ने इसमें क्या भूमिका निभाई। अब देखो क्या है कि भारत जो है, भारत और रूस एक मित्र राष्ट्र है, दोनों एक दूसरे के
दोस्त हैं और हमेशा इनकी दोस्ती अच्छी रही है। आप लोगों को याद होगा एक समय था कि जब भारत पाकिस्तान में जब एक दौर था पहले का कि अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे रहा था, ठीक है, भारत पाकिस्तान में तनातनी चल रही थी तो अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे रहा था। उस समय रसिया जो है भारत के साथ खड़ा था, ठीक है, मतलब युद्ध नहीं हो रहा था लेकिन सपोर्ट में रसिया भारत के साथ खड़ा था। अब ऐसा कंडीशन में जब कोई देश हमारे साथ खड़ा है तब वो देश सही कर रहा है या गलत कर रहा है ये विचार करने का मौका नहीं है, क्योंकि भारत उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि भारत का संबंध अमेरिका से भी अच्छा है और रसिया से भी अच्छा है, तो किसी से भी अपना संबंध नहीं खराब कर सकता। तो यहाँ पे भारत ने एक समझदारी भरा कदम दिखाया। भारतीय प्रधानमंत्री ने पुतिन को फ़ोन किया और उन्हें समझाया जब युद्ध शुरू हुआ था तभी कि ऐसा कोई विकल्प नहीं है युद्ध, आप इसे रहने दें, इसे त्यागें और आपको शांति से काम लेना चाहिए। इसने जो फर्ज था वो निभाया, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर भारत यहाँ पे अगर रसिया का साथ देता तो जो भी यूरोपीय देश हैं जैसे अमेरिका वगैरह जो देश हैं वो सब क्या होते, वो सब भारत के खिलाफ हो जाते, क्योंकि रसिया भी भारत का दोस्त था कि इधर साथ देता। अगर ये अमेरिका वगैरह का साथ देता तो फिर रूस बुरा मान जाता, क्योंकि भारत रूस का भी संबंध अच्छा है और भारत अमेरिका का भी संबंध अच्छा है। तो यहाँ पे भारत ने एकदम न्यूट्रल पॉलिसी अपनाई। उसने क्या किया कि पुतिन से कहा और उनसे आग्रह किया कि भाई हमारे जो भारतीय यूक्रेन में फंसे हैं उन्हें निकाल लेने दो, कि हम उन्हें वहाँ से सुरक्षित निकाल सके ऐसे समय में। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि फिर रूस ने वो बोला कि ठीक है, ऐसे में मदद कर रहे हैं लोग निकालने में, और एयर इंडिया के द्वारा जो भारत सरकार है वहाँ के लोगों को ऑपरेशन गंगा चला के वापस भी ला रही है। और ऐसी स्थिति में अब होगा क्या, अभी भी बातचीत चल रहा है कि नहीं ये लोग बैठेंगे, कभी कभी मीडिया में आता है कि सुलह हो जाएगा, बातचीत करने को राजी हैं, लेकिन किसी की भी रसिया की सेना देखिए पीछे हटने को नहीं है और यूक्रेन की भी। तो कुल मिला जुला के अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, समझौता नहीं हुआ, तो अंततः यही होगा कि रसिया पे यूक्रेन का हो जाएगा कब्जा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी साथ देने नहीं आ रहा है अभी हाल फिलहाल में, और यूक्रेन बन जाएगा रसिया का एक पार्ट। खैर अभी तक का तो पूरा मामला यही है। आगे अगर कुछ इनके बीच आपसी सुलह होता है, समझौता होता है, तो चीज़ें आपके सामने आएंगी ही आएंगी। तो अभी बेसिकली आपने इसमें यही देखा कि क्या हुआ, क्यों मामला था, कब से ये लोग यूएसएसआर में साथ थे, 1991 में जब यूएसएसआर का विघटन हुआ तो कैसे अलग हुए, मुद्दा किस चीज़ को, लड़ाई को लेकर के था, तो गैस को लेकर के था, यूरोपीय देश चाहते थे कि उनका हो, रसिया चाहता था कि उनका हो। तो इन सब चीज़ों से और ये स्थिति आई, और कैसे रसिया ने क्रीमिया पे कब्जा किया तो उसे G7 और G8 से हटा दिया गया, उसकी सदस्यता छीन ली गई। इतने पे भी वो रुका नहीं, जो भी बॉर्डरवास का रीजन है उस रीजन पे वो धीरे धीरे कब्जा करने की सोचने लगा। ये सब एक क्रमिक विकास में हमने ये इनका रसिया और यूक्रेन के वार को समझा। आगे देखिए अंत तक क्या होती है, जो भी होगा अच्छा ही होगा, जो होगा रिजल्ट फिर हम देखेंगे। चलिए फिर मुलाकात होगी अगले कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।